सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और आज जो टॉपिक बेटा हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, एल्काइल हैलाइड्स का एज वेल एज एराइल हैलाइड्स का, दोनों का हम यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे होंगे कि आखिर ये किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। और बेटा केमिकल रिएक्शन भी हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, आगे चल करके जो कन्वर्जन्स हमें करने को मिलेंगे वो सारे कन्वर्जन्स जो होंगे वो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ी जाने वाली रिएक्शन से ही होंगे। ठीक, तो देखते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, और आने वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। अब ये सारा का सारा तो आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा। ठीक, हमें पढ़ना क्या है, हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन और एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन किस किस से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जहां पर हम देखेंगे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल से किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं एल्काइल हैलाइड्स या फिर एराइल हैलाइड्स। वहां पर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट देखेंगे, ल्यूकास टेस्ट। हालांकि ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल्स वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ाया जाता है, बट मैं यहीं पर बता दूंगा आप लोगों को कि ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स, जहां पर हम देखेंगे PCl3 एंड PCl5 से कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, और अगला आता है भैया हमारा क्या, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आप किन किन से प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा पढ़ेंगे फ्रॉम फिनॉल्स और तीसरा देखेंगे फ्रॉम हैलोजेंस। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन से आप इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, वो कंपाउंड जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन्स और एल्काइन से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक, एल्केन से कैसे प्रिपेयर करेंगे और एल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग हमारी ये है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और इसी नंबर फर्स्ट हेडिंग में हम काफी सारे सब पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक, इस नंबर 1 की हेडिंग में हम टोटल कितने सब पार्ट पढ़ेंगे, 4 सब पार्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहला सब पार्ट आज हमारा स्टार्ट होता है एंड दैट इज फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो हैलोजिनेशन। फोटो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, और लाइट भी कौन सी लाइट, लाइट भी कौन सी लाइट, सनलाइट। कौन सी लाइट, सनलाइट। और हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो फोटो हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, तो और यहाँ पर जो मैकेनिज्म देखने को मिलता है बेटा दैट इज आवर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या फिर आप उसको फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक, हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, हैलोजन का जुड़ना। तो व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स of an alkane are replaced by halogens then it is known as हैलोजिनेशन। एक तो होता है एडिशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और हैलोजन एडिशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन। सर हाइड्रोजन ऐड होता है। अब मान लिया कल को ऐसा हो जाए कि मेरी जगह कोई और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आ जाए आपको। ठीक, तो हम बोलेंगे कि उसने मुझे सब्स्टिट्यूट कर लिया, और मैं भी रहूं और दूसरा बंदा भी रहे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला, तो हम बोलेंगे वहां पर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। ठीक, अगर एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर लेता है दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, और अगर कोई एटम रिप्लेस नहीं होता, बस दूसरा एटम आकर के जुड़ते हैं, एड ऑन होते हैं, देन इट इज नोन एज एडिशन। तो अभी हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, अभी तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस। ठीक, अब हैलोजन में हम ज्यादातर क्या लेकर के चलेंगे भाई, Cl2 या फिर Br2।
F2 और I2 हम नहीं लेकर के चलते, उसका रीजन अभी आगे पता चलेगा। Cl2 या Br2 ऐड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर सनलाइट, क्या मिलेगा हमें? मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलो एल्केन्स इज ऑब्टेन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अलग अलग मिक्सचर मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसके अंदर एक हेलोजन लगा हुआ होगा अलग अलग पोजीशन पर, मतलब डिफरेंट आइसोमर्स मिलेंगे आपको, या फिर एक से ज्यादा हेलोजन भी लगा हुआ आपको मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं CH4 का हेलोजिनेशन करवा रहा हूं, क्लोरीनेशन करवा रहा हूं, तो जब वो आपको क्लोरीनेशन करवाएगा फ्री रेडिकल, तो CH4 प्लस Cl2, एरो के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है? या तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग या फिर HNU। व्हाट डू यू मीन बाय HNU? HNU से मतलब क्या होता है? HNU का मतलब सनलाइट, HNU का मतलब सनलाइट, या फिर वो यूवी लाइट भी आपको लिख करके दे सकता है। तो क्या करना है? एक H हटाना है और एक Cl लगाना है। यहाँ Cl2 में कितने क्लोरीन है हमारे पास? 2 क्लोरीन है, ठीक। उस 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को भगा करके ले जाएगा, HCl बना के बाहर निकल जाएगा, और बचा हुआ क्लोरीन CH3 से आकर के जुड़ जाएगा, ठीक। फिर दोबारा से CH3Cl के पास दूसरा Cl2 आएगा। भाई आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मीथेन लिया हुआ था, ऊपर से आपने Cl2 टपकाया। अब Cl2 का क्या एक ही मॉलिक्यूल होगा उस टेस्ट ट्यूब में? नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे। उन लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो ये आ गया, फिर लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल में से अगला मॉलिक्यूल ये आ गया Cl2। ये भी क्या करेगा? एक H को भगा करके ले जाएगा, एक Cl एक H को भगा करके ले जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ Cl आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? CH2Cl2। फिर दोबारा CH2Cl2 के पास Cl2 आएगा, फिर से एक HCl बाहर निकल जाएगा, और क्या मिल जाएगा बेटा हमें? CHCl3 मिल जाएगा। फिर दोबारा CHCl3 के पास एक और Cl2 आएगा, बिकॉज इसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी HCl के फॉर्म में बाहर निकाला जा सकता है, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? CCl4 मिल गया। अगर इनके नाम की बात करें बेटा, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा भाई? क्लोरोमीथेन। बोलो क्या होगा? क्लोरोमीथेन, ठीक। इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इसीलिए इसको शॉर्टकट में लिखते हैं DCM। क्या लिखते हैं? DCM। आप ऊपर वाले क्लोरोमीथेन को मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोमीथेन एंड मिथाइल क्लोराइड? क्या डिफरेंस है क्लोरोमीथेन में और मिथाइल क्लोराइड में? आप कहोगे नाम का डिफरेंस है, एक में क्लोरोमीथेन बोल रहे, एक में मिथाइल क्लोराइड बोल रहे, लेकिन मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, किस चीज का डिफरेंस? क्लोरोमीथेन आईयूपैक नेम है, और मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, डाइक्लोरोमीथेन आईयूपैक नेम हो गया, ठीक है। और अभी आगे चल करके पढ़ेंगे विसिनल डाइहैलाइड, या शायद पढ़ भी चुके हम, लेकिन मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। कॉमन नेमिंग जेमिनल डाइहैलाइड का कैसे किया जाता है? एल्काइलिडीन हैलाइड, ठीक है। तो मिथाइलिडीन क्लोराइड बोलेंगे इसको, कॉमन नेम इसका क्या होगा? मिथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक। नीचे आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे भाई? ट्राइक्लोरोमीथेन। और कॉमनली इसको क्या बोला जाता है? बोलो कॉमनली इसको क्या बोला जाता है जिसको सुन के इंसान बेहोश हो जाता है? हाँ, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और ये लास्ट वाला क्या हो गया? टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्लियर बात? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है ये। मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में 3 स्टेप। कितने स्टेप? 3 स्टेप। जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगा तो हमेशा कितने स्टेप आएंगे बेटा? 3 स्टेप आएंगे। सबसे पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है,
अगले स्टेप में फ्री रेडिकल जाके रिएक्टेंट के साथ जुड़ता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, और लास्ट स्टेप में, फाइनल स्टेप में फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। बट वो मैकेनिज्म हमें 12th में नहीं पढ़ना, 11th में हमारे सिलेबस में था। 11th में हमने पढ़ा था 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा चेन प्रोपोगेशन स्टेप और तीसरा चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, आप मैंने तो यहाँ पर अलग अलग लिखा 1 2 3 एंड 4, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक, एक साथ कैसे लिख सकते हो भाई? आप यहाँ पर लिखो CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग या फिर सनलाइट या फिर यूवी लाइट। क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको? सबसे पहला क्या मिलेगा भाई? CHCl3, सबसे पहला क्या मिलेगा? सॉरी, CH3Cl, CH3Cl। अगला मिलेगा CH2Cl2, अगला क्या मिलेगा? CHCl3, और लास्ट वाला क्या मिलेगा? CCl। ठीक, एक साथ भी लिख सकते हो, बट ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें भाई, अभी अभी मैंने बोला हेलोजन्स के केस में, हम वैसे तो हेलोजन हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट जनरली हम फ्लोरीन और आयोडीन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो फ्लोरीनेशन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उससे कम रिएक्टिव है आपका क्लोरीनेशन, उससे कम है ब्रोमिनेशन, और सबसे कम कौन है? आयोडीनेशन। फ्लोरीनेशन की तो इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है, इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है, इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये कि इट इज टू वायोलेंट टू कंट्रोल, और कभी कभी तो ये कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी तोड़ देता है। तो इट इज एक्सप्लोसिव, वायोलेंट एंड अनकंट्रोलेबल। और अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये उसका जस्ट रिवर्स होता है, इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है। इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है। तो अगर आप मीथेन का आयोडीनेशन करवाओगे, उससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसीलिए हम आयोडीनेशन ज्यादातर करवाते नहीं है, लेकिन अगर किसी ने गलती से आयोडीनेशन करवा भी दिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट अब वापस रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए, मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट हमें कितने मिलते हैं? 2, वो दोनों प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। अगर मैं उन दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को हटा दूं तो बताओ क्या अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है? नहीं, अब तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ ही नहीं सकती, बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए जिसके साथ वो रिएक्ट करे, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इट इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिला उसमें से एक प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करके खत्म कर देते हैं। तो इट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या फिर HiO3। HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड और HiO3 का नाम आयोडिक एसिड। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, आगे देखिए, आयोडीनेशन की बात करें, CH4 का आयोडीनेशन करवाया, रिएक्शन रिवर्सिबल है, दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल एरो, ठीक। क्या होगा? एक आयोडीन एक हाइड्रोजन को भगा करके ले जाएगा, HI बन जाएगा, बचा हुआ आयोडीन CH3 के साथ आकर के जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड इज कॉमन नेम एंड आयोडोमीथेन विल बी आयोपेक्रिन। अब मैं चाहता हूं मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो हम क्या करेंगे? इस HI का ऑक्सीडेशन करवा देंगे, ठीक है। इस HI का क्या करवा देंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ठीक। आप एग्जाम में डायरेक्टली लिखो कि आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है, और आपको मिला H2O प्लस I2, ठीक। और नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम बता दो, क्या क्या नाम होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के? HNO3 या फिर HiO3। अब ये काम कैसे करता है? इसने H2O और I2 कैसे बनाया? तो ये रिएक्शन है, एग्जाम में जनरली लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही पूछी जाती, बस उतना कर दो उससे काम चल जाएगा। बट फिर भी HiO3 इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
इट रिएक्ट्स विद HI टू गिव I2 एंड H2O। बाकी ये 5, 3 और 3 किसके लिए लगाए गए हैं? बैलेंसिंग के लिए लगाए गए हैं। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक, तो आगे देखते हैं अब रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन्स। ठीक, हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह क्या लगा रहे हैं? हेलोजन। और मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब यहां से H डॉट रिप्लेस होता है बाय X डॉट। X डॉट में आइदर भी Cl डॉट और Br डॉट। ठीक है, अब जो H डॉट रिप्लेस हो रहा है, H डॉट जब बाहर निकलेगा, जैसे कि यहाँ देखो, जब हम CH4 के अंदर, CH4 है ना, CH4 को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लूं, ये CH4 है। ठीक है, इसके पास Cl2 आया, Cl2 को ऐसे लिख दूं थोड़ी देर के लिए। ठीक, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो आप और सनलाइट की प्रेजेंस है, तो क्या होगा? Cl बॉन्ड Cl में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो जाएगा। कैसा बॉन्ड फिशन हो जाएगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिशन? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन राइट क्लोरीन का है। तो जब बॉन्ड टूटेगा, लेफ्ट वाला क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और राइट वाला क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। इसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन या फिर सिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन। ठीक, और ये मैंने फुल हेडेड एरो नहीं लगाए, ये हाफ हेडेड एरो है, इनको फिश हुक भी बोला जाता है। तो Cl डॉट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? Cl डॉट। कितने Cl डॉट मिलेंगे? 2 Cl डॉट। एक Cl डॉट ये मिल गया लेफ्ट वाला और एक Cl डॉट ये मिल गया राइट वाला। ठीक, अब इस Cl डॉट में से एक Cl डॉट आएगा मीथेन के पास, आकर के बोलेगा कि मुझसे दोस्ती कर लो। क्या बोलेगा आकर के? मुझसे दोस्ती कर लो। ये कहेगा मैं कैसे दोस्ती कर लूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, तुम फ्री रेडिकल हो। ठीक, तो ये कहता है कितना टाइम लगता है न्यूट्रल से फ्री रेडिकल बनने में? तो ये Cl डॉट आके इस बॉन्ड को बहकाएगा और कहेगा कि भैया तू भी अपने अंदर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कर ले और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जा। तो जैसे ही यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ, एक तो आपको मिला क्या? CH3 डॉट, और एक क्या मिला आपको? H डॉट। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक, तो अब क्या होगा? ये Cl डॉट इस H डॉट को भगा करके ले जाएगा और HCl निकल जाएगा बाहर। ये CH3 डॉट क्या करेगा? कितने Cl डॉट से? 2 Cl डॉट, एक Cl डॉट तो खत्म हो गया, बचा हुआ Cl डॉट आकर के CH3 के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा? CH3Cl बना लेगा। अब मेन कहानी क्या है? मेन बात क्या है कि इस रिएक्शन के बीच में हमें कार्बन फ्री रेडिकल मिल रहा है। Which type of intermediate is forming in this reaction? Carbon free radical is forming in this reaction। और कार्बन फ्री रेडिकल की अगर बात करें तो बेटा मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था कार्बन फ्री रेडिकल का और कार्बोकेटायन का, दोनों का सेम। ठीक है, कार्बोकेटायन भी भिखारी है, कार्बन फ्री रेडिकल भी भिखारी है। बड़ा वाला भिखारी कौन है? जिसके पास बड़ा वाला भिखारी कौन है? कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल? कार्बोकेटायन बड़ा वाला भिखारी है। कैसे? मान लिया मैंने यहाँ पर लिखा CH3 और यहाँ लिखा F। कार्बन में और फ्लोरीन में बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। ठीक है भाई, पूरी पीरियोडिक टेबल में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखने को बोला था, फोकलन। क्या याद रखो पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर? फोकलन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन एंड देन नाइट्रोजन। और जो इस सीरीज में नहीं आया वो पक्की बात है इन चारों से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। अब क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के चला जाएगा? फ्लोरीन लेकर के चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो डबल हेडेड एरो दिखाया। ठीक है, ये डबल हेडेड एरो किस बात को दर्शा रहा है? ये डबल हेडेड एरो इस बात को दर्शा रहा है कि फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का खुद का अपना है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है जो ये चुरा करके लेकर के जा रहा है। तो फ्लोरीन जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो फायदा होगा भाई। 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का खुद का अपना है, 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का खुद का
अपना है। ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी कौन ले लेगा, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन ले लेगा। फ्लोरीन को हुआ एक इलेक्ट्रॉन का फायदा, इसीलिए इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। कार्बन को हुआ एक इलेक्ट्रॉन का घाटा, इसीलिए इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर बात अच्छे से, ठीक। अब आगे देखो, अगला, अगर मेरे पास ये लिखा है CH4, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, वैसे तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.1। ठीक है, तो 2.5 और 2.1 का डिफरेंस कितना आया, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1। इसका मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मुझे बताओ 2.5 और 2.1 का डिफरेंस कितना आएगा, 0.4। तो किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 हो या उससे कम हो तो ऐसे एटम्स लाइक माइंडेड कहलाए जाते हैं, मतलब उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम कंसिडर नहीं करते, मतलब इस बॉन्ड को हम लगभग नॉन पोलर बॉन्ड मान करके चलेंगे। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर मान के चलता है, नॉन पोलर बॉन्ड मान करके चलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवा सकता हूँ। तो जब आप यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवाएंगे बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। समझ में आ रही है बात अच्छे से, ठीक। अब बताइए मुझे इस कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इस कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 3 तो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इसको कार्बोकेटायन बोलूं, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा, ठीक। यहाँ बताओ कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 8 कैसे, ये तो भाग गया, ये तो भाग गया, इसको हटाओ, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। दोनों भिखारी हैं क्या, कैसे पता चला भिखारी है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए दोनों भिखारी। ज्यादा बड़ा वाला भिखारी कौन, वो कार्बोकेटायन, क्योंकि उसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे, कार्बन फ्री रेडिकल के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक। अब बात अगर करें इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की, किसकी बात करें भैया, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो देखना जरा, मुझे बताना। एक बार मैंने लिखा यहाँ पर ये CH3 C CH3 CH3, एक बार मैंने लिखा ये CH3 C CH3 H, एक बार लिखा मैंने ये CH3 C H H, और एक बार लिखा मैंने ये CH3, ठीक। इस कार्बन पर मैं लगा देता हूं फ्री रेडिकल, इस कार्बन पर क्या लगा देता हूं, फ्री रेडिकल, ठीक। अब मुझे बताइए ये जो 4 मैंने आपके सामने बनाए हैं, इन चारों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, what is the difference in all of these 4? जो सबसे पहला वाला है उसमें जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल आ रहा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को टच कर रहा है, इसका मतलब इट इज योर 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। इट इज योर 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, इट इज योर 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये क्या है भैया आपका 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, और ये इसको क्या बोले भाई, ये तो किसी भी कार्बन को टच नहीं कर रहा, तो इट इज योर 0 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। हालांकि हमारी एनसीईआरटी वाला उसको भी 1 डिग्री बोलता है, बट एक्चुअल में बोलना क्या चाहिए, 0 डिग्री, ठीक। अब कार्बन फ्री रेडिकल तो बेकार ही है, ठीक। आप स्कूल जाओ, सुबह का नाश्ता करके ना जाओ, लंच टाइम होए और आप कोई पैसे भी नहीं लेकर के गए कि आप कैंटीन से कुछ लेकर के खा लो, ठीक। लंच टाइम होता है, एक दिन आपके पास 3 दोस्त आकर के पूछते हैं, लो मेरा खाना खा लो, मेरा खाना खा लो, मेरा खाना खा लो,
ठीक, पूछते हैं, हल्का थोड़ा थोड़ा देते हैं, ठीक। अगले दिन 2 लोग आकर के पूछते हैं, अगले दिन एक आकर के पूछता है, उससे अगले दिन कोई भी आके नहीं पूछता। कहते हैं भाई इसका तो रोजाना का काम ये है, हमारे से मांग मांग के खाता है, ठीक है, अपना लेकर के नहीं आता। तो बताओ सबसे ज्यादा खुशी कब फील होगी? जब 3 लोग आकर के पूछेंगे, 2 लोग, एक बंदा, या कोई भी नहीं। अब 3 लोग आकर के पूछेंगे, भाई कार्बन फ्री रेडिकल तो भिखारी है, ठीक। तो इस भिखारी से कौन से ग्रुप लगाऊं, जो इसको खाने को दे इलेक्ट्रॉन, या जो उल्टा इससे इलेक्ट्रॉन निकालने, जो इसको इलेक्ट्रॉन खाने के लिए दें। और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 साइड से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर केवल 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, वहां तो आ ही नहीं रहा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल होगा? 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे कम 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और सबसे कम 0 डिग्री फ्री रेडिकल। समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक। तो यही ऑर्डर आपका लिखा है। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन्स, कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा? अब सर कार्बन की तो डिग्री हमें पता है, लेकिन हाइड्रोजन की डिग्री कैसे पता करें? कार्बन की तो डिग्री पता, कार्बन, कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन को टच करे तो 3 डिग्री, कोई कार्बन एक भी कार्बन को टच ना करे तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0 डिग्री। कोई कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन को टच करे तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री होगी, ठीक। कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन को टच करे तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री। कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन को टच करे तो उसकी डिग्री कितनी होगी? कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन को टच करे तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 4 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री को क्या क्या बोलते हैं? 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को टर्शियरी। एक नाम और होता है इसका, क्या नाम होता है? टर्नरी, ठीक। 4 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। और कोई कार्बन अगर डायरेक्टली 5 कार्बन को टच करे तो क्या हम उसको पेंटेनरी कार्बन बोलेंगे? क्यों? कार्बन चारों से, अरे भाई कार्बन तो 5 कार्बन को टच ही नहीं कर सकता, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड तो कार्बन बेचारा मरता मर जाए लेकिन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक। अब 3 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है, उन सभी हाइड्रोजन की डिग्री 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बन पे बताओ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3 डिग्री कार्बन का मतलब इस कार्बन ने 3 कार्बन को टच कर रखा, अब तो एक ही हाइड्रोजन आ सकता है, तो 3 डिग्री कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी? 3 डिग्री। जो डिग्री कार्बन की होगी वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी, जो डिग्री कार्बन की होगी वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी। 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे लगे हुए? दोनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। 3 डिग्री 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे लगे हुए? 1 डिग्री कार्बन पर 1 डिग्री 3, 1 डिग्री मतलब उस कार्बन ने एक कार्बन को टच करा हुआ तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, उन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री होगी। समझ में आ गई बात? 0 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 4, चारों की डिग्री कितनी होगी? 0 डिग्री होगी, तो हाइड्रोजन की डिग्री पता चल गई। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर 0 डिग्री हाइड्रोजन बाहर निकला तो 0 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो कौन बनना पसंद करेगा, हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट या लीस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट? हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट बनना पसंद करेगा। भाई आप एकेडमी से अपने घर जाते हो, ठीक है, एकेडमी से क्या डायरेक्ट घर जाते हो या बीच में कहीं रुकते भी हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, डायरेक्टली घर जाते हो, बीच में कहीं ना कहीं तो रुकते होंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट से कभी भी प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनता। जिस तरीके से आप अपनी एकेडमी से डायरेक्टली कभी घर नहीं जाते, उसी तरीके से रिएक्टेंट से डायरेक्टली कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक हाईली अनस्टेबल स्टेट बनती है। उसको अनस्टेबल क्यों बोल रहे हो? सपोज करो आप यहाँ एकेडमी से अपने घर जा रहे हो, रास्ते में रुक गए, कोई मोमोज की दुकान मिल गई बढ़िया से, ठीक है, वहां रुके,
और वहां थोड़ी देर के लिए रुकोगे, ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा, या आपका फाइनल लोकेशन वही है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन वही है, आप जिंदगी भर वहीं बैठे रहोगे, अपने घर नहीं जाओगे कि हमने तो घर छोड़ दिया, घर त्याग दिया, हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है। दैट इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? आपका घर। घर जाकर के आप स्टेबल होगे, घर और कोचिंग के बीच में आप स्टेबल नहीं हो। सिमिलरली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक हाईली अनस्टेबल स्पीशीज बनती है, उस हाईली अनस्टेबल स्पीशीज को क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने होते हैं? 3। हालांकि होते तो 6 हैं, बट हमें पढ़ने कितने हैं? 3। उन तीनों के नाम कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक। अब चलो ठीक है भाई, आप कह रहे हो हम तो घर से, अब कोचिंग से डायरेक्टली घर कभी नहीं जाएंगे, बीच में तो रुकना ही रुकना है, चाहे कहीं पे भी रुके, ठीक। अब एक दिन आप रुके, एक दिन आप ऐसे रास्ते से गए, ठीक है, ऐसी जगह पर रुके जहां पर समुद्र का किनारा है, ठीक है। अगले दिन आप ऐसी जगह गए जहां पर बाग बगीचा है, खूबसूरत खूबसूरत और रोजेस लगे हुए हैं, ठीक। अगले दिन आप ऐसी जगह गए जहां पर रेगिस्तान है, ठीक। तो बताओ कहाँ पे जाना पसंद करोगे? समुद्र के किनारे, किनारा जहां पड़ता है उस रास्ते से जाना पसंद करोगे? एक बाग बगीचा जहां पर पड़ता है उस रास्ते से जाना पसंद करोगे, या रेगिस्तान से जाना पसंद करोगे? बाग बगीचे से, ठीक है। अब वो तो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, भाई रेगिस्तान तो कोई नहीं जाएगा, इतनी बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो बाग बगीचे से जाना आप पसंद करोगे, ठीक है। लेकिन बाग बगीचे में भी, समुद्र के किनारे पर भी, रेगिस्तान में भी, इन तीनों जगह पर आप स्टेबल नहीं हो। लेकिन इन तीनों जगह के अंदर अगर मैं पूछूं, इन तीनों जगह में ज्यादा स्टेबल कहां पर होगे, तो आप कहोगे सर बाग बगीचा, क्योंकि हमें वो पसंद है। समझ में आ रही है बात? है तो तीनों जगह अनस्टेबल, लेकिन इन तीनों अनस्टेबल में से भी कोई तो स्टेबल होगा। अरे भाई, एक गांव था गरीबों का, ठीक है, आप उस गरीब के गांव में चले गए, एक बंदे ने आपको बिठाया, अच्छे से चेयर वगैरह दी, ठीक है, उसने पानी दिया, चाय दी, ठीक है, नमकीन बिस्किट नहीं दिए क्योंकि गरीबों का गांव था, ठीक है। अगला बंदा मिला, उसने केवल पानी का गिलास दिया, और अगले बंदे ने पूछा भी नहीं, उसने तो बैठने को भी नहीं बोला, ठीक है। तो है तो सब तीनों के तीनों गरीब, लेकिन उन तीनों गरीब में से भी अमीर कौन है? जिसने चाय पानी दी। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक। ये सारे के सारे 0 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, सारे के सारे क्या है? अनस्टेबल। लेकिन इन अनस्टेबल में से भी कोई तो स्टेबल होगा। समझ में आ रही है बात? तो हमारी रिएक्शन किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर के गुजरती है, और हमारी रिएक्शन हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना पसंद करती है। अगर किसी रिएक्शन के दरमियान 3 रास्ते हैं अलग अलग, उन तीनों रास्तों में से जिस रास्ते पर मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, हमारी रिएक्शन उसी इंटरमीडिएट को बनाना पसंद करेगी, उसी रास्ते से गुजरना पसंद करेगी। समझ में आ रही है बात अच्छे से? क्लियर हो गई बात? ठीक। और जिस एक रिएक्शन है उसमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, एक में 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, एक में 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, एक में 0 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। कौन से फ्री रेडिकल के बनने का रेट सबसे ज्यादा होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा जल्दी बनेगा, जो अनस्टेबल होगा वो तो बनना ही पसंद नहीं करेगा। ठीक है, रेगिस्तान में जाना पसंद करोगे? नहीं। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से? ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया आपका, रेट ऑफ हेलोजिनेशन आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एल्काइल रेडिकल फॉर्म। ठीक। अब मजा आ गया आएगा अगले सवाल में, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक रीजनिंग का सवाल हमारे पास आता है। हमने यहाँ से इस रिएक्शन से जब हम CH4 में Cl2 ऐड कर रहे थे तो हमें CH3Cl मिला, CH2Cl2 मिला, CHCl3 मिला, CCl4 मिला। क्या एल्काइल हैलाइड बन गया? हाँ, एल्काइल हैलाइड बन गया। एक टेस्ट ट्यूब थी मेरे पास, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मीथेन पड़ा हुआ था, ऊपर से मैं आया, मैंने आकर के Cl2 टपकाया, सूरज की रोशनी में ले गया या बहुत ज्यादा गर्म किया या UV लाइट में रख दिया तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। वो चारों के चारों प्रोडक्ट उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर होंगे क्या? नहीं, वो तो उसी टेस्ट ट्यूब में बनेंगे चारों के चारों प्रोडक्ट। ठीक। अब एल्काइल हैलाइड तो बन गया, लेकिन अब एक सिरदर्दी और हो गई
कि वो जो चारों के चारों प्रोडक्ट है एक ही टेस्ट ट्यूब में है, आप बैठ करके सेपरेट करते रहो। प्रोडक्ट बनाने में इतनी सिरदर्दी नहीं होती जितनी सिरदर्दी उसको सेपरेट करने में होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड तो बना सकते हो इस मेथड से, लेकिन फिर भी ये मेथड प्रेफर नहीं किया जाता फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बिकॉज इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। क्लियर है बात? रीजनिंग के सवाल बहुत सारे आएंगे हमारे पास, तो दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स एज इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट and also it results in low yield। ठीक है, yield भी इसकी क्या होती है भाई? बहुत कम होती है। ठीक, उसके बाद देखो अब यहाँ पर इसमें Cl2 ऐड कर रहे हैं हम। ठीक, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड यूवी लाइट। ठीक, तो वो कह रहा है गिव ऑल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, और ये सवाल है आपकी एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल। ये सवाल है एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल। गिव ऑल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मतलब ऐसे सारे प्रोडक्ट बनाओ जिनमें केवल और केवल एक ही क्लोरीन आ रहा हो। अब क्या करें भाई? सबसे पहले तो मुझे इन सभी कार्बन की डिग्री बताओ। ठीक, ये जो पहला कार्बन है हमारा, इसकी डिग्री बोलो कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी? 1 डिग्री। इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1 डिग्री। और जो ये वाला कार्बन है भैया मेरा, इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1 डिग्री। तीनों कार्बन की डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री है। बट मुझे बताओ क्या तीनों कार्बन सेम है? Yes, sir. भाई डिग्री वाइज तो सेम है, लेकिन इन्वायरमेंट वाइज भी देखना पड़ेगा। कैसे? ये दोनों 1 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करें कि बताओ भैया ये दोनों 1 डिग्री कार्बन सेम है या डिफरेंट है, तो आप कहोगे ये दोनों 1 डिग्री कार्बन सेम है बिकॉज दोनों 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन को टच कर रहे हैं। बट ये वाला जो 1 डिग्री कार्बन है आपका, ये 2 डिग्री कार्बन को टच कर रहा है। सो दिस 1 डिग्री कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ रही है बात? 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3। उन तीनों 1 डिग्री कार्बन में से 2 1 डिग्री कार्बन तो सेम है, बट एक 1 डिग्री कार्बन डिफरेंट है। ठीक, तो एक प्रोडक्ट तो मिलेगा, या तो यहाँ से H हटा के Cl लगाओ या यहाँ से H हटा के Cl लगाओ। एक बार यहाँ से H हटा के Cl लगाया, अगली बार यहाँ से H हटा के Cl लगाया, दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम होंगे। एक प्रोडक्ट तो वो मिल गया। अगला प्रोडक्ट यहाँ से H हटा के Cl लगाओ, दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। तीसरा प्रोडक्ट यहाँ से H हटा के Cl लगाओ, चौथा प्रोडक्ट यहाँ से H हटा के Cl लगाओ। कितने प्रोडक्ट मिल गए टोटल? कितने प्रोडक्ट मिल गए? 4 मिल गए कि नहीं मिल गए? ठीक है, तो देखो जरा, मैं यहाँ से एक H हटा करके एक Cl लगा देता हूँ। ठीक है, तो बताओ जरा, सही बता रहा हूं? पहला प्रोडक्ट तो ये मिल गया। अगला प्रोडक्ट क्या यहाँ से H हटाऊं? अरे ये दोनों तो सेम ही है। अब लास्ट वाले से H हटाओ, CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 Cl। ठीक, अब 2 डिग्री वाले कार्बन से एक H हटाओ, CH3 CH CH3 CH, नीचे लटका दो Cl और आगे CH3, और लास्ट 3 डिग्री वाले कार्बन से एक H हटाओ और वहां पर लगाओ Cl, तो ये मिल जाएगा हमें। बोलो कितने प्रोडक्ट मिल गए? 4 प्रोडक्ट मिल गए। हो गया क्लियर अच्छे से? आगे देखो, X2 ऐड किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर सनलाइट या फिर यूवी लाइट। X आपका ClBrI, ठीक, कुछ भी हो सकता है। जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन लेकर के चलता है, आयोडीन को तो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इस कार्बन की डिग्री कितनी? 1 डिग्री। इसकी डिग्री भी कितनी? 1 डिग्री। दोनों 1 डिग्री कार्बन सेम है या डिफरेंट है? सेम है, बिकॉज लेफ्ट वाला 1 डिग्री कार्बन भी 2 डिग्री कार्बन को टच कर रहा। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिखा। और राइट वाला 1 डिग्री कार्बन भी 2 डिग्री कार्बन को टच कर रहा है। ठीक, या फिर ऐसे देख लो ना, ये वाला 1 डिग्री कार्बन किसको टच कर रहा? प्रोपाइल को। ये वाला 1 डिग्री कार्बन किसको टच कर रहा? प्रोपाइल को। क्लियर हो गई बात? उसके बाद 2 डिग्री कार्बन दोनों सेम है कि डिफरेंट है? ये वाला 2 डिग्री कार्बन इधर मिथाइल को टच कर रहा है, इधर इथाइल को टच कर रहा है। ये वाला 1 डिग्री का 2 डिग्री कार्बन इधर मिथाइल को टच कर रहा है, इधर इथाइल को टच कर रहा है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है,
तो ये सब क्या है भाई, सेम है। अब या तो यहाँ से H हटा के Cl लगाओ या यहाँ से H हटा के Cl लगाओ, एक ही बात है। तो ये पहला प्रोडक्ट मिल गया आपको, ठीक। इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन से एक H हटा के Cl लगाओ, ये प्रोडक्ट मिल गया आपको, ठीक। नाम क्या होगा पहले वाले का, क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम होगा, क्लोरोब्यूटेन। ये कॉमन नेम क्या, आईयूपैक नेम, आईयूपैक, ठीक है। ब्यूट आ गया, ब्यूटेन, ठीक है, आईयूपैक नेम है। कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल हैलाइड से दिया जाता है, कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो, सेकंड कार्बन पर क्लोरीन लगा है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट और चारों कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, इसीलिए 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक। ये कॉमन नेम क्या, आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम। कॉमन नेम क्या होगा, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या होगा, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सब कुछ डिटेल में अच्छे से बताया था, आइसो, सेक, नियो, टर्ट क्या क्या होता है, ठीक। आगे देखिएगा, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन से अभी अभी आप हमने पीछे देखा कितने प्रोडक्ट मिले भाई, 2 प्रोडक्ट मिले। ये नॉर्मल ब्यूटेन ही तो है, कितने प्रोडक्ट मिले, 2 प्रोडक्ट मिले। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये जो कार्बन है, इस कार्बन की एक खास बात है। क्या खास बात है, इस कार्बन से चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, ठीक है। और अगर कायरल कार्बन होगा तो आगे चल करके पढ़ेंगे SN1 SN2 मैकेनिज्म में यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, इसके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितने मिल जाएंगे, एक प्रोडक्ट तो ये है और 2 प्रोडक्ट इसके मिलेंगे, ठीक। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितने मिल जाएंगे भाई, 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में सबसे पहला पार्ट हमने आज फिनिश करा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स का पहला पार्ट, जिसका नाम क्या था, फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। दूसरा पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे, जिसका नाम है एलाइलिक हैलोजिनेशन। तीसरा पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चौथा पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को भी देखा जाएगा। ये अगली क्लास में कवर अप होगा। उससे अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर को अच्छे से कीजिए, आप प्रैक्टिस लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।